नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा में हम बात करेंगे सहजीवन की, यानी लिव इन रिलेशन की। ये लिव इन रिलेशन जिसे लेकर बहुत सारे लोग नागमोह चढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि शादी की संस्था को ये बर्बाद करके छोड़ेगा। नैतिकतावादी इस पर बहुत सारे सवाल उठाते हैं। लोगों को लगता है कि इससे हमारा समाज बिगड़ जाएगा, उसमें स्वच्छंदता आ जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि दो व्यस्त लोग, स्त्री और पुरुष, अगर बिना शादी के साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। ये कोई अपराध नहीं है। सहजीवन यानी लिव इन रिलेशन के विभिन्न पहलुओं पर आज चर्चा में बातचीत होगी और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारे साथ कुछ खास मेहमान, विशिष्ट मेहमान बैठे हुए हैं। हमारे साथ जनता जनार्दन बैठी है जो अपनी अपनी राय इस विषय पर रखती है। लेकिन इससे पहले कि हम इनसे राय लें, इनसे बात करें, आइए जरा सहजीवन के विभिन्न पहलुओं पर एक नजर डालें। गत सप्ताह अभिनेत्री खुशबू की एक विशेष याचिका पर जब सर्वोच्च न्यायालय से विवाह पूर्व संबंधों को मान्यता मिली तो एक बार फिर सहजीवन यानी लिव इन संबंधों पर बहस तेज हो गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट टिप्पणी कि विवाह के बगैर एक महिला और पुरुष के साथ रहने को अपराध नहीं माना जा सकता, नए भारतीय शहरी समाज की उस सच्चाई, उस सोच की तायीद है जिसमें आज विवाह की संस्था को नकारा जा रहा है। जिंदगी को सुविधानुसार और इच्छानुसार जीने की स्वतंत्रता है और जहां शारीरिक और भावनात्मक संबंधों पर शादी की मुहर की दरकार नहीं है। ये दौर उपभोक्ता संस्कृति का दौर है जहां जिंदगी का हर पहलू इंसान की निजी पसंद नापसंद से ही प्रभावित है। यही पसंद नापसंद उन परंपराओं को तोड़ती है जो सदियों से समाज द्वारा ढोई जा रही हैं। आजादी इस नए समाज की पहली शर्त है जिसमें जीवन के हर फैसले और संबंध सुविधा और उपयोगिता के बिना पर तय किए जा रहे हैं। ये युग नए संचार माध्यम का युग है जिसमें सोशल नेटवर्किंग लिंग, जाति और धर्म के भेद मिटा रही है। माउस के क्लिक से रिश्ते बनते और गहराते हैं, जहां का पहला नियम खुलकर बातें करना है और जिसमें प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करना जरूरी नहीं। कुछ ऐसी ही आभासी दुनिया का चलन अब वास्तविकता बनता जा रहा है जो रूमानियत से लबरेज है और जिसमें साथ रहने का निर्णय आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां तय कर रही हैं। दरकार ऐसे संबंधों की है जो इंसान के अनुकूल हों, उसकी व्यावसायिक जरूरियातों और लाइफस्टाइल के मुताबिक हों। इस तरह की मानसिकता उस समाज के प्रति जबरदस्त विरोध है जो विवाह की संस्था से पूरी तरह आसक्त है। उस रीति रिवाज की घोर मुखालफत है जिसमें जीवन साथी का चयन खुद के नहीं बल्कि दूसरों के हाथों में होता है। विवाह के बगैर साथ रहने का सीधा सरोकार महिलाओं की बदलती स्थिति से भी जुड़ा है, जिसमें महिलाएं अपनी विशिष्टता और लैंगिकता के प्रति अब दृढ़ नजर आती हैं। पुरुषों की तरह अब वे भी अपने फैसले करने में स्वतंत्र हैं। राखी का स्वयंवर क्यों न एक घटिया रियलिटी शो करार कर दिया गया हो, पर ये महिलाओं की बदलती सोच का अक्स भी है। लिव इन का संबंध विवाह में हो रही उस देर से भी है जिसमें बेहतर करियर की चाहत कभी कभी लंबे समय तक विवाह से दूर रखती है। ऐसे में वयस्क मन की परिपक्वता शादी के बगैर साथ रहने से नहीं हिचकती। यहाँ ये एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है जिसमें एक दूसरे को समझने और जरूरतों को पूरा करने की पूरी संभावनाएं होती हैं, जो सामाजिक बंधनों से तो मुक्त रहती हैं, पर भावनात्मक रिश्तों से नहीं। ऐसा देखने में आया है कि लिव इन के 5-6 वर्षों बाद अक्सर स्त्री और पुरुष विवाह के सूत्र में बंधने का निर्णय ले लेते हैं या फिर प्रतिकूलता की स्थिति में संबंध विच्छेद हो जाते हैं। ये एक ऐसा समझौता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही को बराबर का अधिकार है। परंपरावादी दृष्टिकोण सहजीवन की इस व्यवस्था को पूरी तरह से नकारता है। संस्कार और मूल्यों का हवाला ना तो विवाह पूर्व संबंध और ना ही सहजीवन को मान्यता देता है। नैतिकता की दुहाई देने वाले संभवतः भारत की उन पौराणिक कथाओं से अनभिज्ञ हैं जिसमें सहजीवन के अनेक उदाहरण हैं। छोटे शहरों ही क्यों, आज बड़े शहरों में भी बगैर विवाह के साथ रहने पर कानाफूसी होती है और महिलाएं निशाने पर रखी जाती हैं। दरअसल ये उस पुरुषवादी समाज की सोच दर्शाता है जिसमें नैतिकता पुरुषों द्वारा ही गढ़ी जाती है और लैंगिकता पुरुषों की जागीर समझी जाती है। हरियाणा के कस्बे की बबली हो या दिल्ली में कार्यरत निरूपमा पाठक, खाप मानसिकता कस्बों में ही नहीं बड़े शहरों में भी सिर चढ़कर बोल रही है, जहां नैतिकता की दुहाई अपनी औलाद का गला घोंटने से भी परहेज नहीं करती। तेजी से बदलता आर्थिक सामाजिक परिवेश आज जीवन के नए नियम इजाद कर रहा है। ऐसे नियम जो पूर्णतः स्वैच्छिक हैं और जिन्हें समाज की सनद मंजूर नहीं। ये गैर कानूनी भी नहीं क्योंकि अनेक कानूनी प्रावधान अब इनके साथ हैं।
ऐसे में जरूरत समाज के उस नजरिए को बदलने की है जो इन व्यवस्थाओं को गले के नीचे उतार सके। तो आइए इस बहस को आगे बढ़ाएं। लिव इन रिलेशन में अगर लोग रहते हैं तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें किसी को परेशानी क्या हो सकती है? लेकिन परेशानियां बहुत हैं, हर्ज बहुत है, बहुत सी कानाफूसी और बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ जाती हैं। हम किस तरह का समाज चाहते हैं और हमारी अपनी सोच विचार क्या है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पिंकी आनंद बैठी हुई हैं, जानी मानी सुप्रीम कोर्ट की वकील जिन्होंने खुशबू का केस लड़ा, ये मुकदमा लड़ा। पहले तो हमें थोड़ा सा समझाइए कि कोर्ट ने क्या कहा साफ साफ शब्दों में सहजीवन को लेकर। उन्होंने कहा कि अपराध नहीं है, तो इसका क्या मतलब माना जाए? देखिए, ये जो अल्टीमेट जजमेंट आई है उसमें तो इतना जिक्र उस बारे में नहीं है, लेकिन जब बहस चल रही थी उस दौरान जो कंप्लेनेंट के काउंसिल थे, जो लॉयर थे, उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप के करते हुए एक पब्लिक न्यूसेंस बनता है, लोगों को परेशानी होती है, वो जाके एक्साइट हो जाते हैं, जाके आगे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करते हैं, धरने वगैरह करते हैं। तो उस संदर्भ में जब बात करते हुए तो एक टिप्पणी की गई थी जज ने, जिसमें कहा था कि देखिए, लिव इन रिलेशनशिप अल्टीमेटली कानूनी तौर पर गलत नहीं है। अगर दो मेजर लोग, यानी कि दोनों अगर महिला और पुरुष अगर मेजर हैं और अपनी उम्र के हैं और अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुई, अगर शादी होती है तो अलग बात हो जाती है, क्योंकि अडल्ट्री हो सकती है या बाइगमी हो सकती है, यानी कि दूसरी शादी की बातचीत हो सकती है। लेकिन ऐसे संदर्भ में जहां पर दोनों सिंगल हैं और दोनों मेजर हैं और अपनी मर्जी से रह रहे हैं, एज में फर्क है बहुत ज्यादा, तो उसका कुछ नहीं। देखिए, लॉ इन चीजों से नहीं रखता। लॉ रखता है कि मिनिमम एज कितनी है। आपकी 18 साल लड़की की उम्र होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, ये मेजर की एज हो गई। उसके बाद आप शादी कर सकते हैं, हाँ आप शादी कर सकते हैं। अगर आप सहज जीवन बिताना चाहें तो वो क्या कानूनी सही है? क्योंकि कानून और समाज दोनों अलग अलग है, उनका अंतर है। मैं अभी समाज की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ कानून की बात कर रही हूँ। कानूनी ये गलत नहीं है, ये अपराध नहीं है, ये आपकी मर्जी है अगर आप करना चाहें, और किसी को ये हक नहीं है कानूनी तौर पर कि आपको उस स्थिति में रोक सके। ठीक है, दिस इज आई मीन दी लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द इशू। लेकिन वैसे अगर खुशबू के जो इंटरव्यू को देखा जाए तो उसने ये नहीं कहा था कि सहज जीवन में रहिए या आप शादी से पहले ही संबंध रखिए। उसने ये कहा था कि सोसाइटी यानी कि समाज में आज की तारीख में असलियत है कि ऐसी चीजें हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो हम सिर्फ सब कहें जी नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गलत चीज है, हम बात भी नहीं कर सकते। हिपोक्रिटिकल नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, समाज में जो चीज सामने आ रही है उसकी अवेयरनेस, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी बातचीत, उसकी डिस्कशन और उसके लिए क्या करना चाहिए, यानी कि सेफ्टी। इवन हेल्थ इज एन इशू, क्योंकि हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आज की तारीख में हर ये सेक्सुअल इशू पे आ चुका है। एड्स के मामले में भी आ रहा है, उसी प्रकार से लिव इन हो, प्री मैरिटल हो, कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो किस टाइप ऑफ सेफ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि लड़की को कोई परेशानी ना हो, गर्भवती ना हो जाए। ये सब बातें करते हुए ये इंटरव्यू एक सर्वे के दौरान कहा गया था। उसकी बहुत चीजें बनाई गई थी, वो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली अच्छा आया जो आगे आया कि समाज में आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने जो होल्ड किया, पहले भी ऐसी कुछ जजमेंट्स हुई हैं जहां लड़का लड़की अपनी मर्जी से चले गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पेरेंट्स हैरेस नहीं कर सकते, उनको तंग नहीं कर सकते। ओके, हमारे साथ रंजना कुमारी बैठी हुई हैं जो कि समाज का पक्ष बताएंगे, निदेशक सेंटर फॉर सोशल रिसर्च से आती हैं। रंजना जी, ये तो लीगल पहलू हो गया, बात अब आती है घूम फिर के समाज की, क्योंकि हम सब समाज में रहते हैं और हमें वहां रहना पड़ता है, मतलब आप रहेंगे और कहाँ जाएंगे। लेकिन समाज बहुत हाई तौबा मचाता है जब इस तरह की बात आती है, जब लिव इन की बात आती है तो बहुत हाई तौबा मचती है, बहुत नाक बहुत सिकोड़े जाते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? देखिए, कोई भी दो एडल्ट व्यक्ति का रिश्ता अगर जिम्मेदारी के साथ है और उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, तो अगर दो व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष आपस में रह रहे हैं साथ में और रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो वो रिश्ता कानूनी तौर पर तो आपने सुना कि गलत नहीं है। और मुझे लगता है कि बदलते हुए समाज में सामाजिक तौर पर वो रिश्ता ज्यादा से ज्यादा अब सामने आ रहा है, जो कि पहले दबे छुपे होता था, लोग बताते नहीं थे, और पता चलता था तो उसका खामियाजा सबसे ज्यादा औरत को भरना पड़ता था, क्योंकि वो दोनों तरफ से मारी जाती है। उसमें क्या होता है कि परिवार के लोग और समाज के लोग जो हैं उसको एक फॉलन विमेन के रूप में देखना शुरू करते हैं कि अरे इसका तो कोई चरित्र नहीं है, अरे इसका तो, और तरह तरह की बातें उसके बारे में होती हैं। और जो पति के तरफ के लोग हैं वो भी उसको अस्वीकार करते हैं, या मतलब जो प्रेमी की तरफ के लोग हैं, या कह लीजिए जो उसके पुरुष साथी की तरफ के लोग हैं। और साथ साथ में ये कि उसके फिर जो कानूनी जो उसके पहलू है उसमें भी उसको कोई अधिकार नहीं मिलता था।
ना तो उसको संपत्ति में अधिकार, ना उसके बच्चे, अगर बच्चे हुए ऐसे रिश्ते से तो उन बच्चों की कोई लेजिटिमेसी लीगल वो नहीं है। तो कुल मिलाकर के औरत को इसका खामियाजा भरना पड़ता है, इस तरह के रिश्ते में पड़ता रहा है। लेकिन आज जब बदल रहा है समय और नौजवान लड़के लड़कियां जो काम कर रहे हैं, जो अपने घरों से बड़ी दूर हैं और वो आपस में रिश्ते बना के रहना चाहते हैं और उनकी वो चॉइस है, मतलब ये पहले तो होता था कि कोई चॉइस नहीं होती थी कि आप ये चुन नहीं सकते हैं कि आप बिना शादी के रिश्ते में रहें, लेकिन आज अब आप चुन सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें कि ना शादी हो और आप रिश्ते में रहें तो आप चुन सकते हैं। लेकिन जो चॉइस जिन लड़के लड़कियों के पास अब ये चॉइस रह रहे हैं, उन लोगों की जिंदगी में शायद ये बात अब इतना बड़ा मायने नहीं रखती है, जहाँ की तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है समाज के अंदर, क्योंकि परिवार, और आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा हाल में जो बिहार में जो हुआ, जिसमें कि पत्रकार लड़की को मार डाला गया है, तो और उसी तरह से जो तमाम खाप पंचायतें कर रही हैं और तमाम तालिबानी जजमेंट्स आ रहे हैं लोग नौजवान लोगों के ऊपर, तो ये पहले खामियाजा नहीं भरना पड़ता था और आज उस खामियाजे की यूथ को चिंता नहीं है, नौजवान को चिंता नहीं है, वो इस रिश्तों में जा रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट परिवार और इस तरह के रिश्तों के बीच में बढ़ रहा है, और जो कॉन्फ्लिक्ट समाज में बढ़ रहा है, इस तरह के रिश्तों की स्वीकृति हो कि ना हो, मुझे लगता है कि अंततः आपको इस तरह के रिश्तों को स्वीकार करना पड़ेगा। राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आते हैं, कल्चर और हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। राकेश सिन्हा जी, आप कैसे देखते हैं इस सहजीवन को? क्या आप इसे मानते हैं कि आधुनिक लोगों की सोच है, जिसमें आप यूज एंड थ्रो वाली बात होती है, आप इस्तेमाल करिए उसके बाद फेंकिए, रिश्ते भी आपके लिए ऐसे ही हो गए, क्या आप इसको ऐसे ही देखते हैं? नहीं, पहले तो मैं दो बातें कहूंगा जी, कि मानवीय संवेदना को अपराध नहीं मानना चाहिए। ये दो एडल्ट्स प्रेम करते हैं, साथ रहते हैं, तो समाज आज भी अपराध नहीं मानता है, कल भी अपराध नहीं मानता था, तालिबान कल भी था, आज भी है। मैं एक घटना बताता हूँ। मेरे गांव में जहाँ बिजली पहुंची 1970s में, रोड पहुंचा 1990s में, उस गांव में 1940s में सहजीवन शुरू हुआ। एक पंडित जी ने दूसरी जाति की महिला के साथ जीवन बिताया, गांव ने उनका बहिष्कार नहीं किया। प्रश्न वो नहीं है, यह मूल प्रश्न है, क्या परिवार का विकल्प सहजीवन बन सकता है? क्या परिवार एक सेक्स का इंस्टीट्यूशन है? क्या परिवार सिर्फ शारीरिक सुख के लिए बनाया जाता है? परिवार एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। परिवार में हम सब आते हैं और हम परिवार में जो खामियां हैं उसको समाज शास्त्र और परिवार समाज के अनुभवों से दूर करना चाहिए, जो खाप पंचायत कर रही है या कहीं और कुछ हो रहा है, लेकिन उसके विकल्प के रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, कि जो अभी आपने कहा और आपके इस कमेंट्री में भी बात आई, बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि जो आर्थिक नीति इस देश में अपनाई जा रही है उसमें इस प्रकार का सहजीवन बढ़ेगा। आर्थिक नीति को यदि परंपरा, समाज और परिवार को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाएगा, यदि मुझे यह कहा जाएगा कि मैं 9:30 में रिपोर्ट करूं, रात को 12 बजे लौटूं, तो हो सकता है मेरा संबंध, मैं अपने पर ले रहा हूं कि मेरा संबंध अपनी पत्नी से अधिक अपने सहकर्मी से हो जाएगा और मैं शायद लिविंग रिलेशनशिप के लिए जाऊंगा। इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि पति पत्नी घर में नहीं मिल पा रहे हैं, वो गेस्ट के रूप में मिलते हैं। तो परिवार को यदि धर्मशाला, अगर यह आर्थिक नीति परिवार को एक धर्मशाला में तब्दील कर देगी, तो उसकी परिणति सिर्फ परिवार के विखंडन में नहीं होगा, बल्कि पूरा समाज इससे आहत होगा। आप कल्पना कीजिए कि इस देश के 80% लोग सहजीवन में चले जाएं और 20% ही परिवार रह जाए, तो उसकी परिणति क्या होगी? पर ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों? मैंने यह कहा, आप एक्सट्रीम में क्यों, एक्सट्रीम पोजीशंस क्यों लेते हैं? मैं एक्सट्रीम में इसलिए जा रहा हूं कि जो आर्थिक नीति अपनाई जा रही है, जो रंजना जी ने अभी बात कही, जो समाज में इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है और सामने आ रही है बातें, जो आर्थिक नीति अपनाई जा रही है, जिस प्रकार की मल्टीनेशनल की शर्तों के आधार पर जॉब निर्धारित किया जा रहा है, मुझे अपनी पत्नी के लिए छुट्टी मिल सकती है, मेरी माँ बीमार पड़ जाएगी तो उसके लिए सर मुझे पूछना पड़ेगा कोई परिवार के अंग है कि नहीं है। अगर आर्थिक नीति को भारतीय संदर्भ में, भारतीय समाज के अनुकूल, भारतीय मन और मनीषा के अनुकूल नहीं बनाया गया, तो इसकी परिणति सिर्फ हम और आप नहीं भुगतेंगे, आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। इसलिए मैं सहजीवन को परिवार का विकल्प नहीं मानता हूं। सहजीवन को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। जो कर रहे हैं वो अपराध नहीं कर रहे हैं, उनकी या तो लाचारी है, या तो उनकी लाचारी है, या उस प्रवाह में बढ़ रहे हैं। वो हमारे बच्चे हैं, मेरी बहन कर सकती है, मेरी बेटी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ। आप अलाउ करेंगे उनको? नहीं, मैं क्या करूँ, अपराध नहीं है। नहीं, पर आप अलाउ करेंगे? मैंने अपने परिवार में मैंने प्रेम विवाह किया, मेरे पिताजी ने अनुमति दी,
वो अपराध नहीं था। ना देते तो नहीं देते तो अलग परिस्थिति, हम देखते उसका मुकाबला करते। कैसे मुकाबला करते हैं? हम रास्ता निकालते। जीवन में आप जाते नहीं रास्ता निकालते। फिर क्या रास्ता? मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा है कि समाज में हर चीज को स्पेस दिया जाता है, लेकिन जिन चीज अपवाद को जो हम स्पेस देते हैं उसको हम सामान्य नहीं बना सकते। हमारे साथ परवेज आलम साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीबीसी से संबद्ध रहे हैं। परवेज साहब, आप विदेशों में भी रहे हैं और अक्सर हम इंडिया में जब बात करते हैं तो कहते हैं साहब ये पश्चिम से आई हुई चीज है, वहां पर लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम भी उनकी कॉपी कैट्स बन रहे हैं और हम भी उनकी जीवन शैली को अपना रहे हैं, इसमें कुछ रखा नहीं है। आप इस पूरे संदर्भ को कैसे देखते हैं और विदेशों से इसको कैसे जोड़ते हैं? जी, वो जोड़ने से पहले मैं डॉक्टर राकेश सिन्हा साहब ने जो कुछ कहा उस बस इतना जरूर कहूँगा, मुझे काफी विरोधाभास लगा आपकी बातों में और थोड़ा सा मुझे परेशानी भी हुई कि कहाँ की बात कहाँ आपने जोड़ने की कोशिश की, आर्थिक नीतियां वगैरह वगैरह। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि शाम में 5 बजे सारी दुनिया ठप हो जानी चाहिए, रात में कॉल सेंटर्स नहीं चलने चाहिए। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि रात में जो जिंदगी चलती है, दिन में जो जिंदगी चलती है उसके कोई टाइमिंग्स होनी चाहिए, सुबह 5 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम होगा, उसके बाद में फिर लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ जाके सो जाएंगे वगैरह वगैरह। पता नहीं किस जमाने की बातें हैं, माफ कीजिएगा, बड़ी प्रिमिटिव सी बातें मुझे लगी सुनने में। और दूसरी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये लग रहा है यहाँ पे अभी तक की डिबेट में, जो लग रहा है कि एक प्री मैरिटल सेक्स को या एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स को लोग लिव इन रिलेशनशिप समझ रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, और यहाँ पिंकी आनंद मौजूद है, ये तो एक्सपर्ट है लॉ की, कि ये सच बात है कि विदेशों से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, जिसमें, और वो इसलिए शुरू हुआ है कि जैसे आपने बिल्कुल एक लेवल पे कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लोग शहरों में रहते हैं और लोगों की जिंदगियों पे बड़ा स्ट्रेस है, और इसके अलावा फिर आज़ादी हमें जो पहले नहीं मिलती थी अब लोगों को मिलती है। आज औरत को अपने जिस्म के बारे में बहुत सारे फैसले करने की आज़ादी है, उसी तरह से मर्द को अपने फैसले करने की आज़ादी है, और उस आज़ादी का एक नतीजा ये भी है कि जो जिसके साथ में संबंध बनाना चाहता है बिना कास्ट कलर क्रीड के बना सकता है, ठीक है ना, खाप पंचायत वगैरह पंचायत इन सबके खौफ से ऊपर उठ के तो बना लेना चाहिए। असली दुनिया या अच्छी दुनिया में ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, मैं जानता हूं, जैसे किसी कपल को, मेरे दोस्त हैं अंग्रेज हैं, अब आपको सुनने में बड़ा ऑड लगेगा लेकिन ये कि वो अपनी मर्जी से उन्होंने फैसला किया कि वो लोग साथ में रहेंगे, और साथ में रहने का मतलब बार बार पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कुछ गंदा सा निकल के आ रहा है बार बार, कि सिर्फ रात दिन उनके दिमाग पे सेक्स सवार होता और कुछ नहीं होता। लिव इन रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि आधी शादीशुदा जिंदगी जैसा है, जिसमें दोनों लोग मिलकर कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, खाना पकाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, गम वगैरह वगैरह सारी चीजों में शामिल होते हैं। तो और 8 साल के बाद में उन्होंने फिर शादी करने का भी फैसला किया, ये भी मैं बताऊं। और शादी करने का, और आखिर में बस एक नुक्ता और ये कहूंगा उसमें कि शादी करने का जब फैसला किया तो उसमें उनका बच्चा जो था वो 6 साल का था, तो और उसने भी शादी में शिरकत की। तो शायद लिव इन रिलेशनशिप का एक फायदा ये भी है, मैं ऐसे मजाक में कह रहा हूँ, कि आपके बच्चे भी उसमें शामिल हो सकते हैं आपकी शादी में, वरना वो बाद में शिकायत करते हैं आपसे। फोटो मैं कहा था, फोटो दिखा सकते हैं, तुम देखो हमारे साथ में खड़े थे। जी जी जी। एक पॉइंट मेरा इसमें ये है कि इन चीजों को हम अलग करके चलें। पता नहीं क्यों आप लिव इन रिलेशनशिप पे एक गंदा सा टैग लगा रहे हैं कि उसमें सिर्फ लोग गंदे लोग जाते हैं और गंदे काम करते हैं। ये दो लोग, एडल्ट लोग फैसला करते हैं साथ में रहने का खूबसूरत तरीके से, उसमें शादी की स्टैम्प नहीं होती, उसमें सो कॉल्ड रिलीजन की स्टैम्प नहीं होती। और बहुत सारे देशों में, डॉक्टर आनंद जरूर बताएंगे इस बात पे, सॉरी डॉक्टर आनंद मैंने कह दिया आपको, पिंकी आनंद, के इसके लिए कानून बन चुके हैं, और वो बहुत जरूरी है इस देश में। मैं इस बात पे जोर दूंगा कि जिसमें कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, खासतौर से लड़कियां हैं जो भी जाते हैं, उन सबके अधिकार होने चाहिए, वो जरूरी है कि 5 साल 6 साल किसी के साथ में रहते हैं, उनके अधिकार क्या हैं, कल को किसी की मौत हो जाती है, प्रॉपर्टी लॉज हैं रिलेटेड, ये बहुत सारे इशू। 2 चीजें परवेज, लेकिन अभी तक कहीं भी विश्व भर में नहीं हुआ, ना प्रॉपर्टी लॉस की डेवोल्यूशन किसी भी शहर रहने वाले से या लिव इन रिलेशनशिप में हुई है, ना बच्चों को लेजिटिमेसी कहीं भी दी गई है। दिस इज दी सैड पार्ट। इसी अल्टीमेटली आपका जो फर्क आ रहा है, आप आज की तारीख में कह रहे हैं कि लिव इन जो चलता है उसमें खराबी क्या है, वो सिर्फ सेक्स ओरिएंटेड है, वो बात नहीं है। लिव इन की जो मेन प्रॉब्लम है वो सोसाइटी से अलग होकर है। एक अटेम्प्ट है दिखाने का कि हम अलग तरीके से रह रहे हैं, एक अटेम्प्ट है इंडिविजुअलिज्म का, यानी कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं समाज के बाहर हूं, जो मैं चाहूं वो कर सकता हूं, समाज मुझे नहीं कह सकता कि मैं क्या करूं। मैं लॉ से हटकर बात कर रही हूं, इसीलिए एक मिनट में आप जरूर इसके बाद बोल ले। बट बेसिकली ये जो सामाजिक एक परिस्थिति है जो भारत में चलती है, जिसके कारण शायद आज भारत इतना आगे बढ़ चुका है, और वो यही जो पाश्चात्य जो सभ्यता है, मैं भी बाहर रह चुकी हूँ आपकी तरह, मैंने भी समय वहां पे बिताया है, लेकिन वहां की सोसाइटी ब्रेकअप हो चुकी है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप अपने आप में टेम्पररी है।
एक मान के चलना पड़ेगा कि सोसाइटी ब्रेकअप होने का कारण सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप एक कारण समाज में ये है कि हर कोई एक इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल का एक मैनिफेस्टेशन लिव इन रिलेशनशिप है और कई कारण है। रंजना सही कह रही है, लेकिन दिस इज नहीं कर सकते आप। मृदुला जी हमारे साथ हैं, मृदुला सिन्हा, जाने मानी लेखिका, और जितना परवेज आलम बहुत सहज तौर पर सहज जीवन को व्यक्त कर रहे थे, शायद उससे अलग राय रखती होंगे। मृदुला जी क्या कहती हैं आप इस बारे में? कोई आवश्यक नहीं कि मैं अलग राय रखूं। अच्छा होना भी आवश्यक नहीं है जी। लेकिन जो उन्होंने जो इतराज किया आर्थिक, मेरा ये कहना है कि आर्थिक सिस्टम जो हम अपनाते हैं उसके साथ साथ सब कुछ आ जाता है। जो उन्होंने कहा जो भी अर्थतंत्र हम अपनाएंगे तो उसके साथ केवल अर्थतंत्र नहीं आता है, सब कुछ आता है। मैंने इस पे लेख भी लिखा था जी। इन्होंने जो बात कही हूबहू मैंने वही जज साहब का जो जजमेंट हुआ कि कानूनी अपराध ये नहीं है, और ये बात तो आ गई, सब लोगों ने कहा कि ये, और सब दिन से हम भी गांव में देखते रहे हैं कि तरह तरह से रिलेशन सब लोग साथ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसको हम कानूनी जामा नहीं पहना सकते, और वह रिलेशन जो है वो समाज के लिए आदर्श नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सीधी सी मैं एक एंगल से आपको बात कहना चाहूंगी कि ये जो है विवाह जो है जिम्मेदारी को कबूल करना है। लड़का जब भागता रहता है, काम नहीं करता है, कहते इसके पाँव में जंजीर बांधो, इसकी शादी करो, अपने होश में आ जाएगा, ऐसा कहते थे अनपढ़ लोग। पढ़े लोगों की भाषा इतनी मैं नहीं जानती। तो सचमुच उसको जिम्मेदारी आती है। लिविंग रिलेशनशिप में जिम्मेदारी नहीं आती है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे विवाह की जो जिम्मेदारी है समाज की तरफ से, उसे भागना होता है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मेरी पोती अभी 20 साल की है, लॉ कर रही है। उसने एक दिन एक सवाल उठाया, उसने कहा कि कुछ दादियां हैं आपकी तरह, वो लड़कों से बात नहीं करने देती हैं, एक आपकी फ्रेंड है वो नहीं करने। मैंने उसको पूरा समझाया, मैंने कहा देखो लड़कों से बात करना इसलिए नहीं कहते, ये तुम्हारी अंधी उम्र है, थोड़ा ऐसा दौर है, और जब सहजीवन होता है, जब साथ रहोगे, फ्रीली रहोगे, साथ साथ रहोगे, तो एक ऐसा भी होता है कि सेक्स रिलेशन होता है। तो सेक्स रिलेशन हो जाने पर लड़के का कुछ नहीं बिगड़ता है, लड़की का बिगड़ता है, जो सबने कहा कि उसकी जिम्मेदारियां। तो वो बहुत ध्यान से बात सुन रही थी, और मैंने कहा उसके बाद फ्रीडम है, आपको स्वतंत्रता है, आप इसके लिए तैयार हो तो अपने जैसे भी रह सकते हो। लेकिन एक सवाल आपने किसी से किया कि आपके बच्चे यदि ऐसा करेंगे तो आप उनको ये करेंगे। हम पहले बच्चों को समझाएंगे कि यह इससे खतरे हैं, उसके बाद वो फ्री हैं। हम नहीं उन पर दबाव डालते हैं। हमारे दोनों बच्चों ने भी अपने मन से शादी की, हम क्यों डालें? लेकिन इसके जो खतरे हैं और विवाह के जो फायदे हैं और जो विवाह के जो नुकसान है वो भी है। नुकसान गलत है, तलाक हो रहा है एक सेकंड, तो उसको भी हटाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विवाह जो एक कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसको आप एकदम से खारिज कर दो इतने दिनों के बाद। दूसरी बात, हम समाज में रह रहे हैं, हम कितनी स्वच्छंदता, कितनी स्वतंत्रता, तो समाज के नियम कायदे के अनुसार सब कुछ यदि हम इस तरह से फ्री छोड़ देंगे हर चीज में, तो फिर बांधना बहुत, कोई कानून ही नहीं काम करेगा, फिर बांधना बहुत मुश्किल होगी। इसलिए फ्री रिलेशन में हम स्वच्छंद है, हम दोस्त बनाने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक हम नहीं कर सकते। अब कितना रोकेंगे, बच्चे साथ साथ काम करते हैं। लेकिन हाँ ये भी बात है कि यदि 12-12 बजे, 1-1 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक बच्चे लड़का लड़की काम करते रहेंगे, जो आर्थिक स्थिति जैसी बना दी है, तो ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन समाज का काम है, साहित्यकार का काम है, टेलीविजन का काम है कि इन चीजों को प्रोत्साहित नहीं करना। ओके, इसका गुण और दोष बता दें। ओके, हमारे साथ डॉक्टर समीर मल्होत्रा बैठे हुए हैं जो कि मनोचिकित्सक है। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि लोग ये जो टेंडेंसी है लिव इन रिलेशन की तरफ, ऐसे रिश्ते जो कि सुविधा के अनुसार बनाए जाते हैं, जो अपनी मर्जी से बनाए जाते हैं, जो आजादी के नाम पे बनाए जाते हैं, क्यों इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है समाज में? देखिए, हमने अलग अलग पहलू सुने, हमने लीगल एंगल भी सुना, हमने आर्थिक एंगल भी सुना, सामाजिक बातें भी हमने की। यहाँ पर ये सब चीजों से मन अलग नहीं है, मन कहीं ना कहीं इन सब से इन्फ्लुएंस होता है, और मन का इन्फ्लुएंस भी इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं होता है जी। अगर हम मन को देखें और टटोलें तो मन की कोई सीमा नहीं है, मन विकल्प भी ढूंढता है। और जब एक संस्था में आपको परेशानी आने लगती है किसी भी कारण से, चाहे वो आर्थिक कारण हो, चाहे वो शारीरिक कारण हो, चाहे किसी प्रकार की भी परेशानी हो आपको, या किसी प्रकार का शोषण हो, तो आप विकल्प ढूंढने का प्रयास करते हैं।
और ऐसे में जब आप एक विकल्प खोजते हैं तो वो एक विकल्प शायद उस व्यक्ति के लिए हो सकता है, कुछ गिने चुने व्यक्तियों के लिए हो सकता है, पर बात डिबेट की तब शुरू होती है जब हम कहते हैं कि ये क्या शादी का एक विकल्प और क्या शादी को रिप्लेस करने की एक संस्था बन गई या नहीं। परवेज साहब ने एक बात यहाँ पर की और इत्तेफाक रखता हूँ, इस बात से मैं भी बाहर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि ऐसा एक कपल है जिन्होंने पहले लिव इन रिलेशन किया और फिर शादी की। अल्टीमेटली उन्होंने इसी बात पे खत्म किया कि उन्होंने फिर शादी की, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव था। मुझे लगता है शायद लिव इन रिलेशनशिप का यदि हम फायदा देखें, लोगों का मन क्यों उस तरफ जाता है, तो एक तो ये है कि आज एज ऑफ मैरिज काफी आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि और प्राथमिकताएं बदल रही हैं और भागदौड़ की जीवन शैली में समय नहीं है शादी के लिए या सेटल होने के लिए। आदमी पहले अपनी तरक्की चाहता है, पहले अच्छा बैंक बैलेंस चाहता है और फिर आगे शादी के बारे में बढ़ना चाहता है। दो इंसान बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं चाह रहा है आज की डेट में। वो चाहता है मैं पहले खुद को टटोलूं, खुद को तलाशूं, खुद को पहचानूं, फिर मैं किसी रिश्ते को नाम दूं। और तीसरा मुझे लगता है आज विकल्प बहुत अधिक हैं और जब ज्यादा विकल्प होते हैं तो इंसान का मन जरूर डगमगाता है और कहीं ना कहीं साध नहीं पाता। जो साधता है शायद वो सोशल स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं वहां का मिल्यू है, एनवायरनमेंट है, जो कहीं ना कहीं कुछ रूल्स रेगुलेशंस तय करता है। पर फिर मैं यही बात कहूंगा कि शायद मैरिज की रिप्लेस करने वाली इंस्टीट्यूशन अभी तक वर्ल्ड में तो कोई ऐसी बनी नहीं है। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप्स जैसे सिन्हा साहब ने भी कहा पहले भी थी और शायद आज भी जी। और शादी को रिप्लेस किया भी नहीं जा सकता और कोई ऐसा कह भी नहीं रहा कि लिव इन रिलेशन का मतलब शादी को रिप्लेस कर देना है या ये कोई शादी का विकल्प है। लेकिन हाँ, ये एक चॉइस जरूर है उन लोगों के लिए जो इस तरह के रिश्ते चाहते हैं। ये सबके लिए कोई चॉइस नहीं है। इस पर हमने चर्चा जारी रखेंगे, जनता जनार्दन का भी व्यू लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए चर्चा में। कहा ना, लड़कियों वाली क्रीम कभी नहीं, खास मर्दों की सख्त त्वचा के लिए इमामी फेयर एंड हैंडसम द टफ स्किन क्रीम फॉर मेन। कहा ना, हैंडसम कोई भी बन सकता है, सिर्फ 7 रुपए में। अगर सीमेंट जंग-रोधक ना हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग-रोधक सीमेंट। श्री अल्ट्रा जंग-रोधक सीमेंट। सहजीवन पर आज हम बात कर रहे हैं और सहजीवन के विभिन्न पक्षों पर बात कर रहे हैं और जनता इस बारे में अपनी कुछ राय जरूर रखती है। उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या अपनी राय रखते हैं। जी बताइए आप। मैं सुरेश तिवारी, बताइए। मैं इसे कतई गलत मानता हूं, कारण कि ये सामाजिक मर्यादा को ये छिन्न भिन्न करने के लिए लाया जा रहा है। हमें संस्कार और हमारी जो संस्कृति से, हमारे समाज से मतलब नहीं है। यदि दोनों लोग यदि साथ साथ में रहते हैं, 6 महीने बाद किसी और के साथ भी रहना शुरू कर देंगे, 6 महीने बाद तो उसका क्या असर होगा। परवेज साहब ने जैसे कहा कि 6 साल के बच्चे को शादी में ले जा रहे हैं, गलत है। और ये हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति को नष्ट करने कर, क्योंकि ये लोग एक मात्र 2, 4, 10 लोगों के बीच में रहते हैं। गांव से इनका कोई मतलब नहीं है, शहर से इनका केवल शहर में इनकी एक ग्रुप है। ओके, इससे हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। और कौन लोग ऐसा मानते हैं? हाँ, नहीं, ऐसा है कि जहां जहां मजबूरी में ये करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब ये होता है, इसका रिजल्ट जो है, जैसे वो उन्होंने बताया है कि सेक्स रिलेशन में कन्वर्ट होना ही होना है और 6 साल का बच्चा भी साथ शादी में जा रहा है, कितना गलत मैसेज जाता है कि बच्चा को ये कितनी, हमारी संस्कृति में जो है 6 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा शादी से पहले पैदा हुआ, आगे जाके क्या असर होता है कि वो शादी से पहले के पैदा हुआ, वो क्या बताएगा कि मैं कब पैदा हुआ था। तो ये हमारी हमारे माँ बाप को। ओके, हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स भी हैं। हाँ, बता। मैं लिविंग रिलेशनशिप के विपक्ष में हूँ, क्योंकि रिश्तों का आधार है धैर्य और जिम्मेदारियां। लिविंग रिलेशनशिप में जिम्मेदारियां और कमिटमेंट बिल्कुल नहीं है। आज के युग में जहाँ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है एंड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, द डार्विन थ्योरी, आज के युग में यथार्थ है, लेकिन इसके लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने नैतिक मूल्यों को त्यागना, ये बिल्कुल गलत है। ओके, और कौन है? पहले हमें आसपास के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसे रिलेशन से पहले पेरेंट्स ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजरे हैं, वो इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। दूसरा, जैसे सर ने कहा कि उनका 6 साल का बच्चा है, सपोज करो अगर उनकी मैरिज नहीं हो पाती है, क्या कोई दूसरा लड़का उस लड़की से शादी करने को राजी होगा हमारे एनवायरनमेंट में? तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर 6 महीने एक लड़का लड़की साथ रहने के बाद अलग हो जाते हैं तो उस लड़की या लड़के की क्या सिक्योरिटी है? लड़की को कौन अपनाएगा उसके बाद? क्या उसको समाज अडॉप्ट कर पाएगा लड़की को? ओके, पिंकी जी, आपसे काफी सवाल लोग पूछ रहे हैं। जी, एक तो लीगल वाली जो बात आती है ना, वही कि आप ये तो 6 महीने की बात कर रहे हैं। मान लीजिए 10 साल बाद आपने छोड़ दिया एक दूसरे को, 5 साल बाद छोड़ दिया, उसके बाद अपनी अपनी राह, अपना ठिकाना, तो फिर ऐसे में आपका क्या
खासतौर से औरत की क्या, और उसके अगर बच्चे भी हैं तो उनका क्या? वैसे मैं इस बात पे 2 जवाब देना चाहूंगी, एक तो कानूनी और एक बिना मतलब कानून को सामने लाए हुए। जी मेरा जो मेन मुद्दा इनफैक्ट लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ है। और ये जो सारी आज की चर्चा बनती है, आज की नहीं मतलब जनरल जो चर्चा बनती है समाज में, कि लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करके एक लीगल ढांचा देना चाहिए सारे रिलीफ्स का जो कि एक शादीशुदा कपल के पास है। अगर लिव इन को वही सब हम चीजें दे दे जो शादीशुदा लोगों के पास है, तो लिव इन और शादीशुदा में फर्क क्या है? इसलिए सारा जो मुद्दा बना है कि लिव इन को आप एक लीगल एक्सेप्टेंस देके एक लीगल राइट्स दे दीजिए, वो गलत है। लिव इन का मतलब ही है कि विदाउट स्ट्रिंग्स टाइड, इट इज एन एब्सोल्युटली टेम्पररी रिलेशनशिप जिसका कोई लॉन्ग टर्म माने नहीं। अगर आप शादी कर ले तो बात खत्म हो जाती है, वो पहलू बदल जाता है। इसलिए मेरे मतलब ये अलग है और अलग रहेगा, अलग है रहेगा और रहने का एक पूरा मकसद है। आप चाहते हैं कि आप सोसाइटी के बीच में ना आए, आप चाहते हैं कि सोसाइटी हमें जिम्मेदारी ना ले, आप चाहते हैं कि हम सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए, हम चाहते हैं कि जो बच्चे भी हैं उसके बारे में भी सारा तभी आता है कि बच्चों को किसी प्रकार से लीगैलिटी नहीं दी गई है। बिकॉज थ्रू आउट द वर्ल्ड ये है कि ये एक समाज से बाहर की एक संस्था है। ठीक है, लोग करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो उनको भुगतना नहीं कह रही, लेकिन इंडिविजुअल कह रही हूँ मैं। रंजना उसी पे आ रही थी, ये कानून ने इसको शामिल किया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ लिमिटेड एक चीज दी है कि हिंसा होती है तो उसको रोकने के लिए। वही नहीं, मैं दैट्स व्हाई कि मैं बाहर लॉ की बात कर रही थी, लेकिन लॉ के विद इन 2005 में जो डोमेस्टिक वायलेंस कानून लाया गया है उसमें लिमिटेड रिलीफ दी है कि लिव इन रिलेशनशिप में लड़की जो जिस घर में रहती है लड़के के साथ, उस घर में उसे रहने का इख्तियार है और बाकी उसको कॉम्पेंसेशन वगैरह लेने का इख्तियार है, लेकिन प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। अच्छा, बच्चों का राइट्स नहीं है। उसी के लिए मैं फर्क आपको बता रही थी कि कुछ अभी तक समाज में कानूनी तौर पे राइट दे दिया है, और वो भी पहली बार 2005 में ये जो कानून आया था उसमें दिया, लेकिन आज तक अभी तक तो बहुत ज्यादा इस कानून को यूटिलाइज में नहीं कोई लोग लाए हैं। ओके जी, रंजना जी, खासतौर से जब लिव इन की बात आती है तो परिवार एकदम से उसके सामने ऐसे खड़ा कर दिया जाता है जैसे दोनों की आपस में कोई टक्कर होने वाली है। क्या हमें वाकई इसको अलग अलग करके देखना चाहिए, या क्या हम देख सकते हैं क्योंकि ये चीजें दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं? लेकिन दोनों चीजें समाज की वास्तविकता है। शादी एक संस्था है जो परिवार देश के हिंदुस्तानी समाज की के एक फंडामेंटल मूल में है। अब आप उसको रिप्लेस लिव इन रिलेशनशिप से तो नहीं करने जा रहे हैं, ये चर्चा तो नहीं हो रही है कि शादी होगी या लिव इन होगा, ये तो नहीं चूज करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप है वो भी एक वास्तविकता है। उसमें भी आज औरत, और उसमें क्या, अगर वास्तविकता को आप स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या कर रहे हैं आप? औरत को कमजोर बना रहे हैं। क्योंकि उसमें फिर ऐसा नहीं कि तमाम पुरुष जो हैं समाज के हमारे वो लिव इन रिलेशनशिप नहीं कर रहे हैं या चोरी छुपे रिश्ता नहीं बना रहे हैं। रहते हैं गांव में, जाते हैं शहर में शादी करने, अपनी पत्नी को गांव में रखा हुआ, बच्चे गांव में, और शहर में जाके दूसरी लड़की को झूठ बोलते हैं, बताते नहीं है कि हमारी नहीं, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप भी अपनी बात कहें। इस तरह के लोग भी हैं जो वहां जाकर के फिर वहां रहते भी हैं, उस रिश्ते से बच्चे भी पैदा होते हैं। अब वो औरत जो उस रिश्ते में ये सोच के रह रही थी कि नहीं, इनसे हमारा प्रेम है और किसी न किसी दिन ये हमसे शादी करेंगे, और उसके बच्चे भी होते हैं और उसके साथ हिंसा भी सहती है वो। जैसा कि पिंकी ने कहा, उसको संपत्ति का हक भी नहीं है, उसके बच्चे को भी हक नहीं मिलने वाला। तो आखिर ऐसे परिवार का, इस तरह के लोगों का, जो इस हिंदुस्तान के समाज की भी वास्तविकता है, रही है और आगे भी होगी, बढ़ेगी, तो उसको आपको किस तरह का दायरे में रखेंगे आप? अगर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो आप क्या चाहते हैं करना? आप ये कहना चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान के पुरुष इतने ज्यादा अपनी पत्नी के प्रति समर्पित हैं कि वो दुनिया में कोई रिश्ता ही नहीं बना रहे, और शादी के रिश्ते, वो आप जाके हम लोग के सेंटर्स में देखिए, शादी के रिश्तों में कितना अनाचार, कितना अत्याचार, औरत के ऊपर कितनी हिंसा हो रही है। तो किस शादी, किस परिवार? अगर शादी और परिवार के रिश्ते को भी बचाना है तो उसमें भी आपको लिव इन रिलेशनशिप में जो आज के समाज की वास्तविकता, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, वास्तविकताओं को स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे पास 1 मिनट रुकिए, बोलिए। मैं कहना चाहूंगा कि लिव इन रिलेशनशिप से हमें एक्सपीरियंस गेन होता है कि शादी के बाद हमारा क्या हाल होने वाला है। हमारे जज कह रहे हैं कि हम यूरोप जाते हैं और यूरोप में हमने ये चीज देखी है। आप यूरोप का कल्चर तो हम लोगों ने सीख लिया कि यूरोप में ऐसे होता है, लेकिन अपना कल्चर उनको देखिए यूरोपियन अगर यहाँ पे आके शादी करता है तो पूरा चर्चा का विषय बना होता है। हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है? यूरोप का कल्चर तो हम एकदम उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने कल्चर को हम बाहर छोड़ दिया। ठीक है।
बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने जैसे बात की लिव इन रिलेशन की जब बात होती है तो पेरेंट्स उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, पर मैं पर्सनली ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ को जानती हूँ जहाँ पे पेरेंट्स ने अलाउ किया अपने बच्चों को लिव इन रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि वो भी ये बात समझते हैं कि एक बार शादी होने के बाद अगर उन्हें उनके बच्चों को ये रियलाइज़ होता है कि हमने गलत इंसान के साथ शादी कर ली है, हम कंपैटिबल नहीं है, तो और ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। ओके, बोलिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई दो इंसान आपस में साथ रह के अब एक दूसरे को जानना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर वो डायरेक्ट शादी कर ले जाके, उससे बेटर है वो एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रह के, कि बाद में एक शादी का टैग लेके डिवोर्स का टैग ले लिया जाए, उससे बेटर है कि वो एक दूसरे से कंपैटिबिलिटी चेक कर लें। अगर वो इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, अपना काम करके अपने पैसों से अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि अब दो लोग साथ रह सकते हैं, और गवर्नमेंट ने भी इसको एक को माना है इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, उधर दीजिए। हाँ, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को जानने की बात, तो हमारे पेरेंट्स ने जहाँ से हमें जन्म दिया है तब तक, जब तक हम पैदा हुए हैं वहां से लेकर ऊपर आने तक उन्होंने हमें हर चीज में सपोर्ट किया है, तो वो हमारे लिए कुछ गलत नहीं सोचेंगे। और जहां तक आप बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की, कि भाई हम एक दूसरे के बारे में जानने को मिले, हम एक दूसरे के बारे में समझ सकें, तो एंगेजमेंट के बाद कोई पेरेंट्स ऐसा तो है नहीं कि लड़की को पकड़ाया और फेंक दिया कि हाँ भाई तुझे इसी से शादी करनी है। वो भी कहते हैं कि भाई हाँ भाई तुम देखो, लड़का देखो, समझो, अगर तुम्हारी कंपैटिबिलिटी होती है तब तुम शादी करो। ओके, ठीक है। हाँ, बोलिए। इनके जवाब में एक बात कहना चाहूंगा सिर्फ मैं, ऐसे तो फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप को भी इलीगल बोलना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी रिलेशनशिप में रहते हैं। आप लिव इन रिलेशनशिप को गलत नहीं कह सकते। ये भी अगर हमें एक राइट मिला हुआ है कि हमें पार्टनर चूज करने का, तो आज की डेट में सारे के सारे मोस्ट ऑफ द कपल्स वो पहले तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बनते हैं, देन दे एंटर इनटू लिव इन रिलेशनशिप। सक्सेसफुल होते हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग सक्सेसफुल, इट्स नॉट अबाउट बीइंग सक्सेसफुल। मैरिजेस के डिवोर्सेस से टाइटल लेने से अच्छा तो आप इससे अच्छा लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ओके, साथ 1 साल 2 साल रह जाते हैं, उसके बाद जब अलग अलग होते हैं और लड़की चाहे कि उसके खिलाफ उनमें झगड़ा भी होगा अलग होने के लिए, और लड़की जाके एक रिपोर्ट लिखवा दे कि मेरे साथ 2 साल उन्होंने बलात्कार किया है, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज होगी और वो जेल भी जाएगा लड़का। और उनसे अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे का क्या फ्यूचर होगा, मैं इस बात के बारे में जानना चाहता हूं कि उस बच्चे का कौन वारिस होगा, लड़की होगी या लड़का होगा या समाज होगा, या जो भी सामाजिक लोग इस बात को करना चाह रहे हैं वो इसका जवाब देते हैं। जी पिंकी जी, अल्टीमेटली ये जो बातचीत चल रही है इसमें ये लीगल राइट्स की जब बात आ जाती है ना, वो अपने आप लिव इन रिलेशनशिप के बाहर चला जाता है। लिव इन रिलेशनशिप आज की तारीख में कोई जबरदस्ती नहीं कराता है, लोग अपनी इंडिविजुअल चॉइस से करते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, कह रहे हैं कि वो करते हैं, लेकिन अब मान लीजिए बच्चा हो गया, आप अपनी चॉइस से करते हैं, उस बच्चे का क्या होगा आप लेंगे ना, उसमें जरूरी बच्चे की जिम्मेदारी कोई और लेगा। द पॉइंट इज, ये सब रिलेशनशिप जब लोग एंटर करते हैं तो उनको मालूम है कि उसका हश्र क्या है, कि वो गैर कानूनी है, उसकी बच्चों की कोई अहमियत नहीं होगी, प्रॉपर्टी का कोई राइट्स नहीं होगा। ये सब जानते हुए लोग ऐसी रिलेशनशिप में बाय एंड लार्ज जाते हैं। और सब लोग कहने पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कॉन्सिक्वेंसेस को, तो उसके बाद आप जा रहे हैं, आप जो कहें कि लीगैलिटी का स्टैम्प दे दीजिए कि कानून कहता कि करिए, कानून ये कहीं नहीं कहता कि आप ये करिए। गैर कानूनी है, आप अपने मुंह से करें गैर कानूनी है, फिर मान्यता कैसे दिलवाई आप? नहीं, मान्यता आप दो चीजें अलग अलग देख रहे हैं ना, ये लोग दोनों चीजें अलग अलग। ये सब जो बात उठी है, एक चीज का मैं बात का जवाब देना चाहूंगी, जो सारा केस है ये लिव इन के ऊपर नहीं है, जो सारा केस है इस पे ऊपर है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विषय के बारे में खुले आम बोल सकता है या नहीं। Does she have a right? Did खुशबू have a right to speak about live in relationship? किसी ने ये नहीं कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में जाके आप रहना शुरू कर दीजिए। लोगों का जो समझना है वो कुछ हद तक शायद प्रेस के कारण हुआ है, और जो 2-3 टिप्पणी पे हुआ है, लेकिन राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम हमारे संविधान में है। हम एक प्रजातंत्र हैं, हम बोल सकते हैं जो हम चाहते हैं। जी परवेश, देखिए मुझे लगता है कि अननेसेसरली भाई साहब आप भी और बहुत सारे लोग कुछ जरूरत से ज्यादा एजिटेटेड हैं इस बात पे कि जैसे कि ये प्रोग्राम इसलिए है, नीलम शर्मा या परवेज आलम या पिंकी आनंद और मिसेस सिन्हा ये कह रहे हैं कि साहब ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम एक चर्चा कर रहे हैं कि ये दो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, शादी के और लिव इन रिलेशनशिप के। दूसरी बात ये है कि शहरों में, बाहर मुल्कों में, सारी चीजों में अब ये चीजें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक आप सही कहा कि कहीं ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं आया है कि साहब ये बिल्कुल लीगल है और इसमें सारे अधिकार दिए जाते हैं। सिर्फ बात समझने की ये है कि चाहे वो समलैंगिक संबंध हो, चाहे हिंदू मुस्लिम शादियां हों, चाहे अंतरजातीय विवाह हो, चाहे दो एडल्ट लोग अपनी मर्जी से जहां रहना चाहते हैं रह सकते हैं, ये इस देश की स्थिति है। दूसरी बात ये
कि अब आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें, मतलब मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि मैं एक्सेप्ट करता हूं या मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं, या इतने सारे लोग पैनल बैठ के या दूरदर्शन उसको जस्टिफाई कर रहा है, सिर्फ हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो भी कुछ कहने से पहले इतना जरूर सोचिए कि ये इस बात पे हम स्टैंप नहीं लगा रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो कोई एक वो जिसमें आप लोग जाते हैं सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, या दूसरी बात ये कि सिर्फ इसलिए जाते हैं कि साहब आप शादी को रिप्लेस करना है। हाँ। वही लोग बाद में जाके ऐसा है। मैं उसका जवाब देती हूँ, देखिए आज हम जिस चर्चा में हैं, जैसा बार बार पिंकी आनंद जी कह रही हैं, सचमुच आप लोग ध्यान से पेपर कटिंग भी पढ़िए कि जज को जो करना था उन्होंने उस स्थिति में बिल्कुल ठीक कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कानून को उन्होंने बता दिया। ये 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगी। अभी किसी बच्ची ने कहा कि इसलिए अवसर मिलना चाहिए कि एक दूसरे को समझ लें। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे विवाह के 50 वर्ष हो गए, मैं उस पुरुष को अब तक नहीं समझ तो कभी लगता है कि इतना खूबसूरत है, कभी लगता है इतना खसूट है, लेकिन हमारा परिवार सुखी है। उस व्यक्ति को मैंने समझा नहीं, परिवार हमारा सुखी है और हम दोनों एक दूसरे को खींच रहे अपनी ओर। मैं सोचती हूँ मेरे अनुसार वो हो जाए और वो सोचते हैं मेरे अनुसार। अब तक हम एक दूसरे के अनुसार बहुत कम हुए हैं, लेकिन उसी बगिया में परिवार है। परिवार से हम अलग वैवाहिक जीवन को कैसे कर सकते? ओके मृदुला जी, एक सेकंड और। हाँ, एक तो ये बात हुई कि हम पहले समझ जाएं, ये मुश्किल है। दूसरा कि हम हमारे लिए जो हम सुनते आए हैं, विदेश थोड़ा बहुत मैं भी जाने लगी कि हमारा कोई आदर्श उनके लिए था, तो ये था कि हमारा वैवाहिक जीवन और परिवार एक साथ रहते, ये था। मैं नहीं कहती कि हमारे बचपन में तो स्त्री पति पत्नी आपस में दिन में बात भी नहीं करते थे, लेकिन हम सिर खोल के चलते हैं। परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन, इसका मतलब उसको प्रोत्साहित नहीं करना है सभी जगह से, इसको उसके लिए दोनों के लिए खतरा है बस। हमारे देश में 60 से 70% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और वहाँ वैसे ही महिलाओं का बहुत उत्पीड़न होता है, क्योंकि वहाँ इतना कानून की पहुंच नहीं है। अच्छा। ऊपर से जब हम लिविंग रिलेशनशिप को और प्रोत्साहित करेंगे बिना किसी कानूनी अधिकार के, तो वो उनकी उत्पीड़न में और बढ़ोतरी होगी, आप मानते हैं? ओके, हाँ आप बोलिए। सर ने जैसे बोला कि बलात्कार का क्वेश्चन यहाँ पे लड़की जाके बोल सकती है कि बलात्कार किया गया है। क्यों बलात्कार किया गया है? क्या आपने इंटू लिव इन रिलेशनशिप में इंटू करने से पहले सोचा था कि ऐसे होगा? अगर आप इंटू कर रहे हो तो एक म्यूचुअल कंसर्न से इंटू कर रहे हो कि हाँ हम इंटू हो रहे हैं, तो मे बी वी हैव अ सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है उसके बीच में। अगर आप 6 साल को, आजकल लड़के और लड़कियां इतने मैच्योर हैं कि उनको पूरी सेक्स एजुकेशन है कि हमारे साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, तो ये बलात्कार का मैटर उठता ही नहीं है। ओके ओके, हाँ बोलिए। जैसा आपने बोला कि ठीक है वो बलात्कार का केस नहीं कर सकती है बंदे पे, लड़के पे, लेकिन इससे हमारी संस्कृति तो अफेक्ट होती है ना। क्यों नहीं करते? संस्कृति अफेक्ट होती है। मुझे नहीं लगता कि हमारी संस्कृति को ये लिव इन रिलेशन खराब करे। मैंने कल ही इंटरनेट पे ऐसे पढ़ा कि राधा और कृष्ण का भी कुछ इसी तरह का रिलेशन था, तो उसका विरोध क्यों नहीं करते? ये बिल्कुल गलत बात है। ओके, क्यों उनकी राय है, आप कैसे नहीं सुने? लेकिन नौजवान पीढ़ी दूसरी तरह से सोच रही है, जो मुद्दे उठ रहे हैं, एक भ्रम ये है कि लिविंग रिलेशनशिप परिवार का विकल्प बनने जा रहा है। सवाल ही नहीं है। अंतिम परिणति कहाँ होती है? पश्चिम को देखें, बिखर रहा है। वहाँ जो सर्वे हुआ, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का एक्सटेंशन है वो लिविंग रिलेशनशिप में होता है। ड्रग्स का यूज वहाँ सबसे अधिक होता है। तो मैंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी निष्ठा से, अपनी प्रतिबद्धता से किसी महिला के या कोई महिला पुरुष के साथ रहना चाहती है, और निष्ठा और प्रतिबद्धता ही तो परिवार का निर्माण करता है। यदि निष्ठा और प्रतिबद्धता से परिवार का निर्माण करता है तो परिवार बनता है और परिवार विवाह की संस्था से बनती है। लेकिन जो बातें इमर्ज करें, जो वास्तविकता यह है कि जिस आर्थिक नीति को हम अपना रहे हैं, वह आर्थिक नीति परिवार को स्थिर नहीं करने वाला है। मैंने कहा जब आर्थिक नीति में पाश्चात्य की आर्थिक नीति होगी, उसके संदर्भ में आर्थिक नीति होगी, और व्यक्ति को पारिवारिक जीवन जीने का समय नहीं होगा, पत्नी के साथ सहवास का समय नहीं होगा, बच्चों के साथ समय नहीं होगा, तो उसकी परिणति होगी। मुट्ठी भर कुलीन लोग जो कलम में अपना जीवन बिताना चाहते हैं, जो परिवार से बाहर रहकर सुख का अनुभव करते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के समाज को अपने
अंदाज से नहीं देख सकते हैं। हिंदुस्तान का समाज 80% लोग आज भी उसी निष्ठा के साथ विवाह की संस्था का समर्थन करते हैं और विवाह की संस्था के अनुकूल जीना चाहते हैं। हम अपने बच्चे को उसके अनुकूल बनाना चाहते हैं। यदि मेरा बच्चा लिविंग रिलेशनशिप में जाता है, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं समझता तो उस लिविंग रिलेशनशिप में को हम विवाह में परिणत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उसे ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, उसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य एक संतुष्टि होती है, परिवार की स्थिरता होती है, समाज में संतुलन होता है, और इस तरह का रिलेशनशिप समाज के संतुलन को बिगाड़ने वाला होता है। ओके, राकेश सिन्हा साहब कहते हैं कि अगर लिव इन में लोग जाते हैं तो इससे निश्चित तौर पर समाज का संतुलन बिगड़ता है। इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है और फाइनल राय हमारे गेस्ट की यहाँ पे मौजूद क्या कुछ है, इस पर बात करेंगे। चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए चर्चा में। अब बनेगी चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज सहजीवन पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। फाइनल कमेंट्स लेंगे अपने विशिष्ट मेहमानों से। मौजूद यहाँ पर डॉक्टर साहब, आप अब कैसे देखते हैं, क्योंकि सहजीवन एक वास्तविकता बन चुकी है समाज की, लेकिन क्या इसके नफे और नुकसान हैं, हम सबको इसके बारे में जानना ही चाहिए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं टॉलरेंस, कहीं ना कहीं पेशेंस और कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट और एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द अदर पर्सन, ये आज बड़ी ज़रूरत है हर इंसान के लिए। शायद कई सामाजिक मसले और आर्थिक मसले और अपने पर्सनल मुद्दे भी कई सॉल्व होते हैं यदि इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारा फोकस जो है ना बहुत अधिक राइट्स की तरफ डाइवर्ट हो गया है। कहीं ना कहीं हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं जो गरिमा है, जो मर्यादा है, कहीं ना कहीं जो हमारा आपसी एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट है, जैसे उन्होंने भी कहा कि 50 साल हो गए, मुझे लगता है उम्र बीत जाती है, दूसरे का स्वभाव आप नहीं आंक सकते हैं, बड़ा मुश्किल है उसको आंकना। और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में एक इनबिल्ट था एडजस्ट करना कुछ हद तक। कहीं ना कहीं शोषण हुआ उस चीज़ का, कहीं ना कहीं गलत तरीके से लोगों ने उसको स्ट्रेच किया। मैरिज के अंदर भी काफ़ी परेशानियां आई, चाहे डाउरी को लेके आई, चाहे एक डोमिनेंस को लेके आई, कई प्रकार की परेशानियां वहां पर आई। क्या उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए एक तरफ, या कहीं ना कहीं एक बराबर का विकल्प लिव इन रिलेशनशिप को बना देना चाहिए? मुझे लगता है इस बात में अलग अलग मत रहेंगे। अक्सर बात यह उभर के सामने आती है कि जहां पर एक कमिटमेंट है, जहां पर एक ट्रस्ट है और जहां पर एक गरिमा है रिश्ते की, और जहां बच्चे की डेवलपमेंट का सवाल है, जहां लेजिटिमेसी का सवाल है, वहां मुझे नहीं लगता शादी का कोई और विकल्प है। हाँ, किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है, किसी की सामाजिक तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं वो परेशान व्यक्ति जरूर होता है जो इस तरह की रिलेशनशिप में रहता है। पर यदि कोई विकल्प नहीं है उसके पास और, तो हाँ, उसे एक अपराध के रूप में नहीं देखना चाहिए, पर एक पैरेलल विकल्प ये नहीं बन सकता। मृदुला जी, फाइनल कमेंट्स। कि ये जो चीजें आई हैं किसी कारण से समाज में, उसको बढ़ावा हमको नहीं देना है, क्योंकि उससे दोनों को हानि होगी और परिवार को हानि होगी। दूसरी बात कि अक्सर हम ऐसे नई चीज़ों को बहुत समझते हैं कि ये मॉडर्न होना है, आधुनिक होना है। ऐसा नहीं है। जो अपनी चीज़ें हैं, अपनी ज़मीन की चीज़ें हैं, उसको भी आधुनिक रूप में ढाला जा सकता है, बनाया जा सकता है। जैसे आज हम अपनी बेटियों को बना रहे हैं, बेटों को बना रहे हैं, तो मैं तो हमेशा मुझे रहता है पुरानी नींव नया निर्माण। तो व्यक्ति को भी बनाना है, समाज की जो इश्यूज हैं एकदम से हम सब चीज़ों से छूट नहीं सकते, लेकिन अपने जो परंपराएं हैं, अपने जो जीवन मूल्य हैं, उसके आधार पे अपने परिवार को बचाते हुए इन चीज़ों को उस दृष्टि से देखना चाहिए, बड़े फलक पर देखना चाहिए। ऐसा होने लगा है विदेश में, उसे हम भी कर लें या हमारे यहाँ परिवर्तन आया, उसको रोकना चाहिए। जहाँ तक विवाह में बहुत सारा जो दुर्गुण आया है विवाह संस्कार में, उसको रोकने के भी बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, और उसको प्रदूषण को हटाने का भी समय समय पर हम लोगों को करना चाहिए। यह आदर्श स्थिति लिविंग टुगेदर नहीं हो सकता। परवेज भाई, शॉर्ट में देखिए, जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं वो लोग अपने हालात को, परिस्थितियों को सामने रख के फैसला करते हैं कि उनके लिए बेहतरीन क्या चीज़ हो सकती है। शादी शायद उनके लिए बेहतरीन नहीं हो सकती है, शादी के लिए वो लोग तैयार नहीं हैं, तो वो साथ में रहने का फैसला करते हैं, साल, 6 महीने, 2 साल, व्हाटएवर। और उस बीच में अगर संबंध उनके अच्छे रहते हैं, उनको लगता है कि वो एक लंबी जिंदगी गुजार सकते हैं, तो शादी की तरफ ही बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात ज्यादातर रिश्तों में ये होता है कि पहले एक दूसरे को देख लें, फिर शायद कोई बड़ा फैसला करेंगे। तो ये बात तो अपनी जगह साबित हो जाती है कि शादी लिव इन रिलेशनशिप से कोई बड़ी चीज है। शायद पहला स्टेप लोग एक दूसरे का हाथ थाम के उठाते हैं। लड़की ने बड़ी अच्छी सी बात कही थी पीछे से कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करते हैं, एक दूसरे को फूल सुंघाते हैं पुरानी फिल्मों की तरह, या मतलब
क्या बातें होती हैं, वो भी अपने आप में एक रिलेशनशिप है जी। और वो किस हद तक जाती है मैं उसको उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता कि किस दिशा में बढ़ जाती है और कहां तक पहुंचती है, पर वो है एक संबंध और उसमें शारीरिक संबंध भी बहुत होते हैं। दूसरी फिर एक स्टेज आती है लिव इन रिलेशनशिप, जहां लोगों को लगता है बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं कि शायद वो शादी नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं शायद वो शादी से डरते हैं, कुछ साथ समय गुजारना चाहते हैं और वो उसका फैसला करते हैं, ये भी उनकी अपनी स्टेज है। अब बहुत से लोग इस बात के खिलाफ होंगे यहाँ पे कि साहब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हमें तो पसंद ही नहीं है, या हमारी संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन ये आज की बहुत बड़ी हकीकत है। मान लीजिए तो अच्छा है, ना मानिए तो आंखें बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह से एक तरफ पड़े रहिए। दूसरी बात यह कि लिव इन रिलेशनशिप भी मैं उसमें ये कहूंगा कि आज जिस तरह से दुनिया बढ़ रही है, जो शहरी जिंदगियां है, मसरूफियत है, भाग दौड़ है, तरह तरह से संबंध बन रहे हैं, टूट रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी हकीकत है और बहुत तेजी से वो हकीकत जो है आपकी आंखों के सामने और ज्यादा नजर आएगी। स्वीकार कर लीजिए, इसलिए कि आप ये मत कहिए कि ये अच्छी है बुरी है, मैं भी ये नहीं कह रहा कि अच्छा है बुरा है, लेकिन ये उन लोगों का हक है, वो जैसे रहना चाहते हैं रह सकते हैं और देश का कानून भी उनको ऐसे रहने देना चाहता है। आप कौन होते हैं? एक वाक्य केवल कि ऐसे रहने वाले लिविंग रिलेशन में 10, 5, 20 लोग होंगे बस, लेकिन उसका प्रभाव ज्यादातर लोग जो कम पढ़े लिखे हैं और वो हैं उनसे वो ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं उनके लाइफ में। इसको हम किस तरह रोकेंगे ये भी सोचना पड़ेगा। राकेश जी शॉर्ट में देखिए, जो लोग ग्लोरिफिकेशन इसका कर रहे हैं कि इसके एलोजाइज कर रहे हैं, जिससे कि लिविंग रिलेशनशिप एक विकल्प के रूप में आ गया और लोग अच्छा निर्णय ले रहे हैं। मैं तो कहा कि 1940s में एक गांव में लिविंग रिलेशनशिप हुआ, गांव ने स्वीकार किया, समाज ने स्वीकार किया, लेकिन उस समाज को आप ये कहेंगे ये आदर्श है और सभी बच्चियों को उस गांव में ये घटना रिपीट नहीं हुई। ऐसा नहीं कि उसके बाद गांव तालिबान बन गया। जो तालिबान समाज है वो निर्णय करे कि उसको क्या करना है महिलाओं की मुक्ति के लिए, महिलाओं की आजादी के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। भारत में महिला की सशक्तिकरण के लिए रंजना जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एनजीओ ऐसे काम कर रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ काम कर रहा है। इन चीजों का निदान होना चाहिए, लेकिन इन सब के कारण लिविंग रिलेशनशिप पर हम स्टाम्प लगा दें, ये शायद वो लोग कर रहे हैं जो सब परिवार से उबे हुए हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमारी थोड़ी सी संवेदना है कि उनको लिविंग रिलेशनशिप देनी चाहिए। ओके रंजना जी, लिव इन रिलेशनशिप एक वास्तविकता है। नौजवान लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं, साथ रहते हैं और हर तरह के रिश्ते बनाते हैं, ये भी वास्तविकता है। एडल्ट लोग भी साथ रहते हैं, अपनी शादियों के बाहर भी रिश्ते बनाते हैं, वो भी वास्तविकता है। तो अभी इसको आप समझें और उसमें उस रिश्ते की जो हर पहलू है उसको समझ करके उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने की जगह ये डर भय पैदा करना समाज में कि पूरा समाज अब लिव इन रिलेशनशिप की तरफ भाग रहा है और अब सब शादियां खत्म हो जाएंगी और सारे परिवार टूट जाएंगे, ये नहीं सच है। ये बिल्कुल इस तरह का भय पैदा करना है। लेकिन कानूनी रूप से अगर लिव इन रिलेशनशिप होती है तो उस रिलेशनशिप में कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसमें औरतों का हक बनता है कि वो कानून का सहारा लेके अपने पर हो रहे हर तरह के अत्याचार और हिंसा के खिलाफ खड़ी हो। उस घर में रह सकती हैं जहां उनके साथ रह रहा है पुरुष, वो अपने लिए मेंटेनेंस मांग सकती हैं, वो अपने लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर मांग सकती हैं, वो जाकर के कचहरी जा सकती हैं और अपने आप को वो सुरक्षित अब कर सकती हैं। ये देश का कानून है और इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। और जो लिव इन रिलेशनशिप की तरफ नौजवान पीढ़ी आधुनिकता में बढ़ रही है तो उसको सिर्फ पश्चिम कह के मत डालिए। हिंदुस्तान की शादी में दहेज है, फीमेल फीटिसाइड है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, आपस की मारपीट है, दुनिया भर का कूड़ा करकट तो हमारे अपने समाज के अपने परिवार में बढ़ रहा है। हम उसकी सफाई करने की जगह फट से उंगली उठा देते हैं पश्चिम में ये हो रहा है। अरे पश्चिम में तो जो हो रहा है उसको उनको करने दीजिए, वो उनकी जिंदगी है, उनको जीने दीजिए। लेकिन बार बार इंगित करिए पश्चिम और अपना कूड़ा करकट न साफ करिए। बिल्कुल परिवार में शादी में शादियां हमारे घर में डस्टबिन है तो हम एक और डस्टबिन ले आए पश्चिम से। सिर्फ एक लाइन और बड़ा बुरा लग रहा है जब सच सामने खोल के जब सच सामने खोल के रखा जा रहा है तो बड़ा बुरा लग रहा है। आपको सुनने का धैर्य नहीं। सच ये नहीं है। 8,000 लड़कियां दहेज को लेकर के जला के मार दी जाती हैं। 1.5 लाख से ऊपर लड़कियां जाके कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस में कहती हैं कि हमारे पति और हमारे परिवार के लोग हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं।
हर तीसरी औरत इंडियन फैमिली हेल्थ सर्वे, हम दुनिया का सर्वे की बात नहीं कर रहे हैं, हर तीसरी औरत हिंसा का शिकार है शादी के अंदर। ये तो भारत सरकार के आंकड़े, ये औरत पर ठीक करना है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि लिव इन रिलेशन को कोई रिलेशनशिप के खिलाफ, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में समझिए, वास्तविकता उसको स्वीकार करिए। पिंकी जी, फाइनल कमेंट शॉर्ट में। मेरा एक बहुत जरूरी मानना है कि जहां तक कानून की बात है और इन केसेस की बात है, ये केसेस में ये कहीं भी नहीं कहा गया, ना किसी बच्चे को या किसी को अगवा किया गया है कि आप ऐसे ही काम करिए। आप बोल सकते हैं जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये इसी हमारी डेमोक्रेटिक राइट का एक राइट है कि हम सब लोग खुले बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे कंसर्न करती है, आज के ये बच्चे हैं, मुझे उम्र में नहीं पता कितनी उम्र के हैं, लेकिन जो एक सबसे ज्यादा भय है इस बात का कि ये जो सोचना है हमारा कि आज की तारीख में हम किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं, हम इतने मैच्योर हो गए हैं कि पूरी, आई एम नॉट सेइंग फॉर स्पेसिफिक पीपल, आई एम सेइंग जनरल, ये जो मानना बच्चों का हो चुका है उस पे मुझे बहुत कंसर्न है। मेजर लोग कुछ करें, वो जानबूझ के करते हैं, जैसे करते हैं, भगवान उनको बचाए या समाज उनको तिरस्कार करे, वो अलग बात है। लेकिन बच्चों की एक सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है, ये इसी चीज में है कि हम स्थिरता और अपनी ड्यूटीज की तरफ कुछ निगाह करके तभी आगे ऐसे कामों के लिए बढ़े। ऐसे कामों के लिए, बिल्कुल सही बात कही है पिंकी जी ने। तो लिव इन रिलेशंस या फिर सहजीवन आज की एक वास्तविकता है, इससे हमें मुंह नहीं मोड़ना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारी दुनिया सिर्फ इसी तरफ जा रही है, इसी तरफ बढ़ रही है। आखिर हमारा समाज है, हमारी विवाह की संस्था है, हमारी इंडियन सोसाइटी, हमारा कल्चर बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन ये एक चॉइस है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह का रिलेशनशिप में जा सकते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आपको आज की चर्चा कैसी लगी आप जरूर हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaniwarcharcha@yahoo.com। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ। नमस्कार।